जो आए हुए हैं, आपका गिफ्ट भी आपका यही है। और 1 महीने बाद पूछूंगा आपसे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो भी आप आगे फैला देंगे, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा तब भी आप लोगों को बता देंगे, है ना। तो इसीलिए अभिनव जी ने बड़ा ही केयरफुली इसको तैयार किया है, बिकॉज हमें पूरा यकीन है, हमने देखा है कि फर्क पड़ेगा। और उसके लिए सारे पत्रकार जाने से पहले यहाँ जो खाना मिलेगा वो तो इस हॉल का ही वेंडर है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो एक बार और खा लीजिए केमिकल वाला, जब इतने साल से खाया है ना। लेकिन आज से घर जाके ये एक इंसान के लिए, एक दिन के लिए, 1 महीने के लिए काफी है राशन, 1 महीने का राशन है। तो इसका जो MRP है हमारे वेबसाइट से 890 है, लेकिन अमेजन में जाएंगे तो एक रिटेलर जोड़ लिया तो 10% उसको भी देना पड़ता है, तो वही चीज 990 हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1000 से नीचे फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मंथ ऑफ राशन। ये बॉस दैट इज नेचुरल DIT डाइट फॉर बॉस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर और फिटनेस के लिए। और हमें ये पता है और हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जब वो ये लेंगे या वो लेंगे तो पता है 3 से दिन से हफ्ते के अंदर मोटापा, 1 महीने में 10% वेट कम, स्टिफनेस, ये सब भी 1 महीने से 3 महीने में ठीक हो जाता है। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, आप केमिकल फ्री खाइए, चाहे कहीं से भी लीजिए। और सबसे सस्ता अगर केमिकल फ्री वाकई में लेना है तो वो अभिनव जी के साथ आज हमारे किसी भी ऑनलाइन स्टोर से ये हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जो रियल किसान हैं, वो किसान भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, जो यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ द फील्ड इज ओपन फॉर यू टू आस्क। सर, ट्रंप ने WHO से अभी किनारा कर लिया, जो आप लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे WHO को, तो ट्रंप ने किनारा कर लिया है और कहा है कि अब हम WHO में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, ऐसा स्टेटमेंट है उनकी, और इसलिए हम अब उससे बाहर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्लियरली बाहर जा रहा है, तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप देखिए ना, ट्रंप के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूनियर रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रंप ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो उस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कि किसी बीमारी में USA नंबर 1 पे है। तो वही चीजें सिद्ध हो रही हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना ही लगाना पड़ेगा। अब बाहर चले गए WHO में तो हर हफ्ते एक वैक्सीन कम करते जा रहे हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है दुनिया के लिए, ये एक इंडिकेशन है कि WHO का मकसद सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनी का सपोर्ट करना या अपने लिए पैसे बनाना। मेरा सवाल किसान जी से है कि जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की अगर बात कर रहे हैं, तो जो केमिकल युक्त खेती होती है उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है आपको, या जो ऑर्गेनिक खेती है इसमें? और फिर ज़्यादा बढ़त किस में है, ज़्यादा पैदावार किस में है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? नमस्कार जी, ऐसा है जी, ये ऑर्गेनिक में फ़ायदा 3 साल के बाद आना पूरा शुरू करता है। जो खाद डाई वगैरह से कर रहे थे हमें 3 साल लगती है आने के लिए 3 साल में वही खेती आ जाती है जहाँ हम यूरिया और डाई से केमिकल से कर रहे थे, 3 साल के बाद वहीं पे आ जाएगा। इसमें जो है हम 1 एकड़ में जो हम अपना जो बनाते हैं 20 किलो गोबर, 20 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो पीपल के तले की मट्टी, इसका हम घोल बना के इससे तैयार करते हैं अपना खाद।
सर एक क्वेश्चन है सर इसमें किट में क्या क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। और ये सर पहले एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास 125 किसान है बस अभी, पूरे देश की अगर आधी जनसंख्या भी अगर आपका प्रोडक्ट खाती है तो कैसे उसकी पूर्ति करेंगे आप? हाँ, हम तो ये चाहते ही नहीं कि आधी जनता है, हम तो एक मॉडल दिखा रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि जिस रेट में केमिकल वाला खाना मिलता है उसी रेट में हम ऑर्गेनिक हम दे सकते हैं, और हम कैसे दे पा रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और वो भी इसी काम में लग जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं। ये हमारा मेरा मुख्य काम नहीं है, लेकिन एक मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। तो मुझे लगता है भविष्य में देखेंगे कि हमारी तरह के बहुत लोग हर जगह होंगे, तो उससे पूर्ति होगी। सीधा अगर आप इस डाइट पे जाएंगे, ऑर्गेनिक कह रहे हैं या केमिकल फ्री पे कह रहे हैं, तो पूरी दुनिया का प्रोडक्शन आधा हो जाएगा लगभग। तो फिर तो रेट बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरी दुनिया का पेट कैसे भरेंगे? अभी तो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के पेट भरने की, लेकिन जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इतना लैंड में एक किसान 3 महीने काम करने के बाद उसको 2000 रुपये मिलते हैं, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि रेट बढ़ जाए। सोच के देखिए, 3 महीने लगातार काम करने के बाद 2000 रुपये की कमाई, तो पर महीने कमाई कितनी हुई? 600 रुपये 700 रुपये हुई ना, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि इनका रेट ना खाने पीने का, ये दाल है चावल, इनका रेट 100 रुपये किलो ना हो, 1000 रुपये किलो हो, तब आप एक दाना चुप के खाएंगे। मंकी पॉक्स, उससे पिछले साल डेल्टा वेरिएंट या फिर अल्फा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिस तरह से गाड़ियों के नए नए मॉडल आते हैं, अलग अलग कंपनियां निकालती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। थार आ गया, थार रॉक्स आ गया, रॉक्स 1 आ गया, होता ही है ना। उसी तरह से उसी तर्ज पे उसी मॉडल पे आप देख रहे हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, और प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ इस तरह से दिखाती है, उनके पीछे ऐसा म्यूजिक होता है कि जिस तरह से आपको पता है, जब आप फिल्म देखने जाते हैं डरावनी मूवी, आपको पता है कि ये इसमें से कोई भूत निकल के मुझे खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल डर लगता है ना। तो फिर भी हमें घबराहट होती है जब इस तरह की मूवी देखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झूठ अगर कई बार बोला जाए तो हमारा दिमाग नहीं, हमारा दिल उसे सच मानता है। इसी मॉडल पे टिका है ये खेल। ये खेल किस तरह खेला जाता है ये बताना जरूरी है, इससे पहले कि आज के टॉपिक पे आए, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कि आप अगर पिछले 5-7 साल देखें, 8 साल देखें, 10 साल देखें, जहाँ तक आपकी याददाश्त जाती है, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आता है। तो ये पीछे कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ, लॉजिक ऑफ नीपा टेस्ट। मान लीजिए एक शहर है, उस शहर में चोरी हो जाती है, और चोरी हो जाने के बाद कैसे पता चलेगा चोर कौन है? तो ऊपर से जो हेड ऑफिस है पुलिस का, वहां से गाइडलाइन आता है कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूंछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको दिया, जाके देखो जो ऐसे मूंछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना है किसने चोरी की है, और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना। ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूछें लगभग ऐसी हों, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी, ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि निपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV,
ये सारे एक जैसे, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको, यहाँ पे। एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ, आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए। देखिए ये मैंने छीला इसको, इसमें कितने चाकू हैं? 5 कौन से रंग के? है ना, पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजर कर दिया, ठीक है ना। अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना। कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया था। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, उनको एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे? नहीं पता। ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि मौजूद थे, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इन्हीं में से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना। क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद अपने कहा ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी से काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह की बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर HMPV का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, नीपा का टेस्ट कर देना। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सारे वायरस तो बॉडी में है ही, सारे बैक्टीरिया हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देख लो, उसी को टीबी का टेस्ट करा के देख लो। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, कि किस तरह की हड़कंप मच गई है। उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का इस साल का देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसा ही थंबनेल है। बस HMPV वर्ड था, उससे पिछले साल कोरोना वर्ड था, अब वो वहाँ पे नीपा वर्ड आ गया। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने इसको ठीक है, ये सारा वापस तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याददाश्त कमजोर होती है, HMPV का लॉकडाउन होने वाला है, इस तरह के मामला चल रहा था। कर्नाटक में केस पाया गया, गुजरात में 2 केस पाए गए, मुंबई में 3 पाए गए, है ना। जैसे कि मान लो कोई पता नहीं टेररिस्ट पाया गया हो अलग अलग प्रांतों में, ऐसा मामला हो रहा था। अखबार पिछले तब का आप देखेंगे, टीवी का अगर पुराने वीडियोस तो आपको दिख जाएंगे इसी समय का। तो हमने, हमारी टीम ने, डॉक्टर नेता यहाँ बैठी है, इन्होंने ये HMPV का खेल को एक्सपोज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी अब थे स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया। मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते। और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए।
और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे पीछे जाके देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे एक साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिया गया और लगभग इसी समय। और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया, हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया। वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे। एक डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपने जान देने को भी तैयार हो जाता है। याद कीजिए, कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद गया, मर गया। याद आ रहा कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा देंगे किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी ना तो सांस ले सकती है, ना बोल ही सकती, ना खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 का सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो बोलते हैं, हमको छोड़ दीजिए उसके अलावा, जबकि हम सब ने पढ़ाई की है ना। तो जो तो मुद्दा था ही नहीं कभी। कई बार लोग बोलते इतने लोग मरे कैसे? फिर मरा वही जो हॉस्पिटल गया, जो हॉस्पिटल गया नहीं वो मरा ही नहीं। कोरोना काल को याद कीजिए, जितने लोग मरने वाले आपको याद आएंगे वो हॉस्पिटल गए, वहां पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, सारा जहर था उनके पास, अभी भी है, नीपा के नाम से जो जाएगा, रेक्टोविर है, लेप्नोविर है, रेमडेसिविर है, याद कीजिए। बस पहुंचे तो सही, वो लगा देंगे, इंसान मर जाएगा, बोल देंगे नीपा से पहली मौत, ठीक है ना। तो नीपा का खौफ फैलाने में आपकी लाश भी काम आएगी, ये आज की सच्चाई है। और कोई बंद कमरे में नहीं बोल रहा हूं, ये तो लाइव चल ही रहा है ना, और बाकी जो कैमरा अपने सोशल मीडिया पर चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस भरोसे में है कि आपका हेल्थ का ध्यान कोई हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी, कोई मेडिकल का हॉस्पिटल करेगा, वो नहीं करने वाला, वो तो आप ही को करना है। तो क्या करना है आपको?
वही आज हम बात करने वाले हैं, रियल मुद्दे पे बात करने वाले हैं। रियल मुद्दा आज का ये है कि आज के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हैं। इतने बीमार कभी नहीं थे जब हम बचपन में थे, इवन आज भी इतने बीमार नहीं है जितने आज के बच्चे भी बीमार हैं। आप इसके बाद जो लोग लाइव देख रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, पब्लिक स्कूल में, आप पाएंगे हर 2 में से 1 बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कत। बच्चों को हर तीसरा बच्चा चश्मा पहला बार नजर आएगा, हर चौथे बच्चे को डाइजेशन इशू है, सीरियस इशू। हर 10वां बच्चा ADHD का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हर 100 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म है, जो कि स्कूल ही नहीं जा पाता, उनके लिए स्पेशल स्कूल होती है। हर 500 में से 1 बच्चे को आज की टाइम पे सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी आगे मैं दिखाऊंगा। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब एक तरह से वो जिंदा तो है लेकिन बस जिंदा ही है। जैसे आप आराम से बैठे हुए ना, उनके पेरेंट्स को अगर बच्चे को बिठाना है तो एक रस्सी से बांधना पड़ता है, क्योंकि जब बैठते हैं तो बैठने के लिए भी इन मसल्स का सपोर्ट की जरूरत है। उनकी मसल सपोर्ट नहीं करती, बस मुश्किल से सांस ले पाते हैं, इतनी सपोर्ट करती है। सेरेब्रल पाल्सी, राइट। हर 500 में से 1 बच्चा, हर 1000 में से 1 बच्चा डायबिटीज टाइप 1 का पेशेंट है आज की तारीख में। अब याद कीजिए, जो बीमारियों के नाम मैंने लिए, मेरे उम्र के लोग, 50 साल से ऊपर वाले लोग, याद कीजिए हमारे टाइम पे, हमारे स्कूल के टाइम पे कभी ऑटिज्म, ADHD ये सारे नाम सुने थे आपने? तो एकाएक कहां से आ गए ये नाम? अब किसी डॉक्टर से पूछे, बोले जेनेटिक है। अगर तो जेनेटिक है फिर तो हमारे पूर्वज को भी इनमें से कोई ना कोई बीमारी होनी चाहिए, फिर तो 40 साल का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट होना चाहिए। जो 40 साल का है आदमी और ऑटिज्म का पेशेंट भी है, तो ऐसे लोग आपको एक भी नहीं मिलेंगे, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उस वक्त ये सारी बीमारियां थी नहीं। अब कैसे आ गई? आज हम बात करेंगे कैसे आई और कैसे प्रिवेंट करें और कैसे ठीक करें। और जो बच्चे ठीक हुए हैं, वो पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं, उनसे मिलाऊंगा मैं, राइट, तो वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा आज इतनी बदतर हालत कैसे हुई हमारी, और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी हमारी दुनिया में 10% ऐसी आबादी है जो किसी तरह का कोई वैक्सीन कभी नहीं लगाती। 10% कई सारे कारणों से वो वैक्सीन नहीं लगाती, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं लगाती, चाहे वो यूं ही छूट गए तो नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगाती। पूरे दुनिया में, मैं बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने सारे बच्चे बचपन में लगते हैं ना, पोलियो के लगते हैं और TB के लगते हैं, जो हर तरह के जो वैक्सीन हैं, MMR वैक्सीन हैं, ये सारे वैक्सीन जो बचपन में शेड्यूल में जाके लगाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे दुनिया में 10% लोग जिनको वैक्सीन कभी लगानी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब भी कभी दुनिया में ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशन स्टडी बिटवीन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन एंड अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, 2 तरह के पॉपुलेशन होगा ना, वैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको बचपन के सारे वैक्सीन लग गए, और अनवैक्सीनेटेड ले लिए 100 जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा। अब इन दोनों की जिंदगी को अगले 20 साल तक नोटिस किया, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन स्टडी। और जब भी इस तरह के स्टडी हुए, वो स्टडी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखा गया, ये इस स्टडी के अनुसार कि जो वैक्सीनेटेड स्टडी बच्चे हैं उनमें 5 गुना ज्यादा बीमारियां होती हैं अनवैक्सीनेटेड बच्चों से ज्यादा, 5 गुना, 5 टाइम दे आर मोर सिक, राइट। और ऐसा एक स्टडी नहीं है, ऐसे हजारों स्टडी हैं। और ये देखा गया कि वैक्सीनेटेड बच्चों में डिप्थीरिया, टिटनेस, वुपिंग कॉफ वो 2 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। और इसी तरह का ये आप देखेंगे न्यूजीलैंड स्टडी, जिसमें वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड बच्चों पे लॉन्ग टर्म स्टडी किया गया कई साल तक। तो ये देखा गया, चाहे वो अस्थमा हो, एक्जिमा हो, ईयर इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल हो, अचानक मौत हो जाना हो, हाइपर एक्टिविटी हो, ये वैक्सीनेटेड बच्चों में कई गुना ज्यादा होता है कंपैरिजन टू जिन बच्चों ने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाया। ये वैक्सीन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी जड़ ही है, सारा कारण ही ये है। और इसी तरह के स्टडीज हैं, ये स्टडी है USA का स्टडी है, जनरल पॉपुलेशन वर्सेस जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोई ना कोई वैक्सीन लगाई है या सारी लगाई है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े अगर ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड बच्चों में अस्थमा होता है ज्यादा, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में अस्थमा नाम की चीज ही नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बाकी सारी बीमारियां स्क्रीन पे लिखी आ ही रही हैं। ADHD कई गुना ज्यादा होता है, 10-15 गुना ज्यादा होता है वैक्सीनेटेड बच्चों में, यानी कि 1500% इन कंपैरिजन टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन।
तो इस तरह से अगर मैं स्टडी पे स्टडी दिखाता जाऊं तो वो लिस्ट बहुत लंबी है, 1-2 घंटे चाहिए। लेकिन एक स्टडी दिखाऊंगा, ये गवर्नमेंट ऑफ यूएस के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो स्टडी है, जो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं hsgac.cnet.gov में जाके, वो दिखा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अपनी स्टडी जो अभी भी अपलोडेड है कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड। जिन बच्चों को वैक्सीन मिला उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन होता है, जिनमें वैक्सीन नहीं लेते उनमें ब्रेन डिस्फंक्शन शून्य, होता ही नहीं कभी। ठीक इसी तरह से जो बच्चे वैक्सीनेटेड होते हैं उन्हीं में डायबिटीज टाइप 1 होता है, जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी जाती उन्हें डायबिटीज होती ही नहीं कभी। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो होगा ही नहीं कभी, राइट। और ऐसे ही ADHD जिसके जो आज का टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होता है। दुनिया में जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ADHD हो या जिसको ऑटिज्म हो, राइट। वो बहुत रेयर है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड बच्चों में कभी नहीं होती। या फिर टिक्स का मतलब होता है कि अनवॉलंटरीली कुछ ना कुछ बॉडी में एक्शन। कई लोग होते हैं ना अनजाने में पल के ऐसे करते रहते, कुछ लोग करते रहते, कुछ लोग कोई ना कोई बात बोलते रहते हैं रिपीटेडली, टिक्स बोलते हैं। वो सिर्फ वैक्सीनेटेड बच्चों में ही होती है। साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी अनवैक्सीनेटेड में शून्य, होती ही नहीं है। तो जितनी स्टडी आप देखेंगे इसी तरह से और खूब सारी स्टडीज हैं, राइट। ये जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनकी मृत्यु सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती रहती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी वैक्सीन लगाए ही नहीं। तो ये स्टडीज हैं और इस तरह से लिस्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर सारे स्टडी आपको देखने हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो आज जो किताब हम रिलीज करेंगे दैट इज क्योर ऑटिज्म नाउ, उसके पहले मॉड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जिनको ये लगता है कि वैक्सीन से तो हमारी बीमारियां कम हो गई, पोलियो नहीं है, कई सारी और बीमारियां नहीं है जो पहले हुआ करती थी, ऐसे दिमाग में आता है ना, तो ध्यान से देखेंगे आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल ये मीजल्स का आंकड़ा है। एक टाइम था 1900, मीजल्स का आंकड़ा USA का 1900 से लेके अभी तक का, कि मीजल्स काफी ज्यादा तेजी से फैलता था, लेकिन मीजल्स धीरे धीरे फैलना कम हो गया। मीजल्स की मृत्यु कम हो गई और जब फाइनली बहुत कम हो गया, ये वो टाइम था जब मीजल्स का वैक्सीन आया था। जब मीजल दुनिया से जाने लगी थी तब वैक्सीन आया, और अब ये लगता है कि ये बीमारी कम है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। चाहे हम US का आंकड़ा देखें, चाहे हम UK का, इंग्लैंड का आंकड़ा देखें, वैक्सीन कब आया? वैक्सीन केम एट दिस टाइम जब ये बीमारी दुनिया से जा चुकी थी। ये बीमारी दुनिया से गई कैसे फिर, अगर वैक्सीन ने ये कमाल नहीं किया तो? जब सैनिटेशन अच्छा होने लगा, साफ पानी मिलने लगा, भरपूर ठीक से खाना मिलने लगा, तो लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी। ये वो टाइम था 1910 का या 20 का, जब माल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता था दुनिया में, या फिर पानी की जो क्वालिटी होती थी, हाइजीन होता था, वो बहुत ख़राब होता था, या फिर गंदगी ज़्यादा होती थी। जैसे जैसे वो ठीक होता चला गया, दुनिया से कुछ तरह की बीमारियां गायब होने लगी। इंटरेस्टिंगली उसी के बीच में वैक्सीन को घुसा दिया और सारा श्रेय वैक्सीन पे डाल दिया गया। और ये सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे और भी बीमारियां। आगे क्यों नहीं भाई? ओके, अब ये पर्ट्यूसिस, एक और बीमारी, वूपिंग कफ बोल सकते हैं। वूपिंग कफ पहले काफी होता था। खुर्शीद है, ये 14 साल का है, 2012 में बर्थ हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो जैसे एज यूजुअल नॉर्मल करीब 2 साल तक ऐसा कुछ लक्षण नहीं लगते थे। धीरे धीरे थोड़ा जो आई कांटेक्ट थोड़ा वीक था, फिर वो स्पीच डिले हो रहा था, ये सब धीरे धीरे उसके लक्षण जो सर ने बताया कि वैक्सीन, तो इसको सारे वैक्सीन जो बताए गए सारे पढ़ते गए, जो आज की तारीख में है, जो एक्सेसिव है वैक्सीन, सारे उसको पढ़ते गए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 3 साल में हमने कांटेक्ट किया डॉक्टर्स को, तो फिर वही माइल्ड ऑटिज्म एंड ADHD के लक्षण उसको बताए गए। फिर
वही जर्नी, स्ट्रगल की जर्नी चालू हुई कि एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरे की राय, चौथे की राय, फिर वहाँ से वो थेरेपी जो अपने इसमें है, एक थेरेपी, चलो उससे नहीं, दूसरी थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मतलब सारा ही कुछ मैं करती हूँ। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं मतलब सर का धन्यवाद करूँगी। और मैं योगा भी करती हूँ, हमारी मैडम ने योगा कराती है बहुत अच्छे से, मैं योगा भी करती हूँ। पर मैं बहुत खुश हूँ, जब से मैं इसमें आई हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, है ना। धन्यवाद। मुझे एक चीज़ और शेयर करनी है सबसे ज़्यादा इस जर्नी में, जो ट्रीटमेंट करने लेने में जो हड़ल होते हैं, हमारे घर वाले, हमारे सगे संबंधी, इनको 2 साल लगे मेरे पास तक आने में। इनकी जो जेठानी थी वो हमेशा मिसगाइड करती थी, डराती रहती थी। इसी तरह से उनको टैकल किया, 2 साल के बाद ही हमारे पास है। 2 साल सफ़र किया बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर। तो ये समाज और ये जो सब डाइट के बड़े खिलाफ हैं, सारा प्रोटोकॉल सब लोग करेंगे, हमारे घर वाले, हमारे आसपास के लोग समझ जाएं तो ये जर्नी बहुत आसान है, उनसे लड़ाई लड़नी है। धन्यवाद। मेरी गॉड मदर है सर, मेरे गॉड फादर हैं। सिर्फ मेरी माँ ने मेरी परवरिश की है, बट ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आज से मिल गया है और ये ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाएगी। ये कॉन्फिडेंस बहुत ही लेस लेवल 0 पॉइंट पे था, आज जहाँ से बढ़ गया है, ये बहुत बड़ी मंच पे अब काम कर पाएगी। मुझे बस यही देखना था। शारीरिक तो मैंने देख लिया था, ये जो मंच का था आज इशू, ये भी दूर हो गया। तो प्रोटोकॉल में बहुत दम है, सिर्फ एवरीवन फॉलो करें। और ये एक मैजिक है, हर क्षण हर कण में प्रोटोकॉल में मैजिक ही मैजिक भरा है। विश्वास के साथ 100% प्लीज सभी लोग फॉलो करें। और हाँ, एक बात जरूरी कहनी है कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर अब बन चुकी हूँ कि मैं अपनी फैमिली में कोई बीमारी आने नहीं दूंगी। अगर कोई आई तो मैं सर की भी शायद ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, मैं स्वयं क्योर कर सकती हूँ 100% के।